हेलो एवरीवन, आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि प्रादेशिक विभाजन या अनुप्रस्थ विभाजन जो देखा था सिडनी बुरडाक के अनुसार, जिसमें हमने देखा था पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा जो कि नेपाल में स्थित नेपाल हिमालय और चौथा लास्ट है जो कि असम हिमालय, अरुणाचल हिमालय। इन चार हिमालय को पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमारा एक भौतिक प्रदेश है यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वो आपका कंप्लीट हो गया। आज हम एक नया भौतिक प्रदेश को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। तो आज एक नई हेडिंग डालो, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। नई हेडिंग डालो, यानी आपका दूसरा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पठारी प्रायद्वीपीय प्रदेश। पठारी प्रायद्वीपीय प्रदेश, यानी हमने पर्वतों को तो एकदम विस्तार से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं पठार को, अब हम विस्तार से देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि पठार है जो कि बनते कैसे हैं। एक बार देखो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, यानी पृथ्वी के नीचे यानी 100 किलोमीटर की गहराई में, 100 किलोमीटर की गहराई में जो कि चट्टानें हैं वो मेग्मा कहते हैं, यानी जो पिघली हुई पाई जाती है। यानी जो कि 100 किलोमीटर के अंदर है, यानी 100 किलोमीटर के नीचे जो कि चट्टानें हैं जो कि पिघली हुई पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं मेग्मा। मेग्मा कहते हैं जब ये यानी पृथ्वी पर आती है, यानी ये बाहर निकलती है तो ये निकलती है एकदम से, जिसे हम कहते हैं लावा। ये गर्म रूप में निकलती है जिसे हम कहते हैं लावा। लावा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गाढ़ा लावा, एक होता है तरल लावा। लावा भी दो प्रकार के होते हैं, गाढ़ा होता है एक, तो एक होता है तरल। अब आपको बताना है कि पर्वत है जिसका निर्माण गाढ़ा लावे से होता है या तरल लावे से होता है। अब आपको सभी को पता है कि तरल लावे से पठार का निर्माण होता है, जो कि पठार है जो कि एक इस प्रकार का होता है, और पर्वत है जो कि इस प्रकार का होता है। यानी तरल लावे से पठार का निर्माण होता है व गाढ़े लावे से पर्वत का निर्माण होता है, यानी तरल लावे से पठार का निर्माण होता है। तरल लावे के अंदर बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है, यानी तरल लावे के अंदर बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे बेसाल्टिक लावा भी कहते हैं। इसलिए इसे बेसाल्टिक लावा भी कहते हैं। यानी अब आपके पठार में क्या आ गया, यानी पठार का निर्माण किससे हुआ, बेसाल्ट से। बेसाल्ट एक पत्थर होता है, जैसे ग्रेनाइट होता है उसी प्रकार बेसाल्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे पठार को। अब हमने पठार का जो कि निर्माण देख लिया कि पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर की गहराई में, 100 किलोमीटर की गहराई में जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की होती हैं, जो चट्टानें हैं वो एकदम तरल पदार्थ, मेग्मा है जो एकदम तरल चट्टानें, जो कि एक जो कि तरल पदार्थ में होता है। जब ये बाहर निकलता है, पिघली हुई चट्टानें जब बाहर निकलती हैं तो ये लावे का रूप लेती है, यानी इसे लावा कहते हैं। लावा दो प्रकार का होता है, एक गाढ़ा लावा होता है, एक तरल लावा होता है। तरल लावे के अंदर बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है, और गाढ़ा जो कि लावा है उससे पठार का निर्माण होता है, और तरल लावे से गाढ़ा लावे से पर्वत का निर्माण होता है, तरल लावे से पठार का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं पठार को। अब हमने पठार का कुछ बेसिक देखा, अब हम देखेंगे कि पठार का विस्तार वो कहां से कहां तक है। एक बार हम इंडिया का रफली डायग्राम बनाते हैं, सभी बनाओ। एक बार सभी रफली डायग्राम बनाओ। ये हमारा रफली जो कि इंडिया का डायग्राम, ये रफली इंडिया का डायग्राम है। अब हम इसके यानी हमारा उत्तरी भाग है जो कोई काम का नहीं है। अब हम देखते हैं सीधा दक्षिणी भाग पे। दक्षिणी भाग में पठार का निर्माण है जो
इस प्रकार से है, यहाँ से, यानी ये आपका 3 भुजाकार हो गया, यानी त्रिभुजाकार हो गए, 3 भुजा यानी त्रिभुज के समान हो गए। इसका शीर्ष भाग है जो कि है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, व आधार दिल्ली कटक से लेके राजमहल की पहाड़ी। अब दिल्ली कटक, दिल्ली में जितनी भी पहाड़ियां हैं उसे दिल्ली कटक के नाम से जानी जाती हैं। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि राजमहल की पहाड़ियां कौन से राज्य में है, आपके झारखंड में। यानी ये दिल्ली कटक से लेके राजमहल की पहाड़ियां यानी झारखंड से नीचे शीर्ष भाग तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है जो कि पाया जाता है। अब हो गया हमारा ये जो कि पठार का विस्तार। अब इसको अलग अलग पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है जो कि है 600 से 1200 इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अब इसमें जैसे कि इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में अलग अलग पहाड़ियां हैं, जैसे यहाँ पे दक्कन का पठार है, यहाँ पे आपके जो कि मालवा का पठार है। इस प्रकार से अलग अलग पहाड़ियों को, अलग अलग पठार को अलग अलग नाम दिया गया है। तो अब हम अलग अलग पहाड़ियों को जैसे कि पढ़ेंगे। तो ये आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का एक बार बेसिक लिख लो, हमने समझ लिया। अब इसका हम लिखते हैं। अब लिखते हैं हम इसका। पहली लाइन लिखो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का जो कि विस्तार है ये दिल्ली का, इसका शीर्ष भाग, पहले ये लिखो आप कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जो कि बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार का निर्माण हुआ है। पठार है जिसका भारत में विस्तार, भारत में इसकी आकृति है, वो किस आकार में है, त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार में जिसका शीर्ष भाग कहाँ पे है, शीर्ष भाग कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में इसका शीर्ष भाग है जो कि कन्याकुमारी कहाँ है, अब कन्याकुमारी तमिलनाडु, सॉरी मैंने तेलंगाना लिख दिया, तमिलनाडु में वह आधार जिसका आधार भाग दिल्ली कटक से लेके राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं, झारखंड में। तो कोष्टक में झारखंड लिख लो। में इसका विस्तार पाया जाता है, कौन कौन से राज्य में, यानी इसका विस्तार है वो कौन कौन से राज्य में पाया जाता है ये तो हमने देखा ही नहीं। तो ये देखो इसका विस्तार है जो कि 5 या 6 राज्य में पाया जाता है। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश यानी एमपी। यूपी में नहीं है, सिर्फ एमपी में है। इसका विस्तार पाया जाता है और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई
औसत ऊंचाई अभी मैंने आपको बताया 600 से 900 मीटर। इसके ये हमने देखा कि इसका जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का उसका हमने बेसिक नॉलेज देखा। अब हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हो गया आपका सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार को हम पढ़ेंगे, फिर मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार। इस प्रकार भारत में जितने भी विस्तृत पठार है जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया। अब आप दक्षिणी पठारी प्रायद्वीप में पहली हेडिंग डालो दक्कन का पठार। पहली हेडिंग होगी आपकी दक्कन का पठार। पहली हेडिंग डालो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, अभी हमने देखा कि पठार का निर्माण वो किस कहाँ से हुआ, बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्ट से हुआ, यानी बेसाल्ट क्या है, पत्थर है। और ये किस काल में हुआ, यानी दक्कन का पठार है जो कि क्रिटेशियस काल में हुआ। क्रिटेशियस काल में हुआ। क्रिटेशियस काल में दक्कन का पठार का निर्माण हुआ जो कि किससे हुआ, बेसाल्टिक लावे से हुआ। बेसाल्टिक लावे से हुआ। ये बेसाल्टिक लावे है, ये इसमें काली, यानी ये अपरदन के कारण ये जो कि ये टूट जाता है। इसमें थोड़े ये रंध्र टाइप के पाए जाते हैं। जिस प्रकार इसे चौंक में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसी प्रकार बेसाल्टिक लावे में इसे छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जो कि अपरदन के कारण धीरे धीरे इसे अपरदन होने लगते हैं, यानी टूटने लगते हैं। इस कारण से इसका निर्माण है जो कि अंत में काली मिट्टी हो जाता है। यानी बेसाल्टिक लावे में काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, लेकिन अब वर्तमान में थोड़ा थोड़ा गन्ने का उत्पादन होने लगा है क्योंकि कपास की खेती में अधिक लागत आती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, कपास की खेती के लिए, यानी कपास के लिए अधिक, जो कि कपास के कारण इसमें खेती की जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, कपास का, लेकिन वर्तमान में किसका होता है, गन्ने का, क्योंकि कपास की खेती में अधिक लागत आती है। अब एक बार हम थोड़ा मिट्टी का नॉलेज देखते हैं कि देखो कि मिट्टी में सर्वाधिक जैसे कि मोटे कण होते हैं, वो होते हैं रेत के। सर्वाधिक मोटे कण किसके होते हैं, रेत के। उससे छोटे आते हैं गाद के, जिसे हम कहते हैं साल्ट। और उससे छोटे होते हैं जिसे क्ले कहते हैं, या इसे हम आम भाषा में चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये मृत्तिका, क्ले या ये आपके काली जो कि चिकनी मिट्टी है, ये काली मिट्टी का एक रूप है। यानी काली मिट्टी भी ऐसे क्ले के रूप में पाई जाती है। और जो अभी चिकनी मिट्टी होती है, जो वहाँ वर्षा होती है, मान लो कोई भी गांव के क्षेत्र में कहीं भी वर्षा हो गई तो वो सूखने के कारण वो सूख जाता है, तब उसके ऊपर इतनी मोटी मोटी ऐसे पपड़ी टाइप में कुछ हो जाता है जो कि सूखने के कारण ये उपड़ने लगता है, जिसमें दर्रे भी पड़ जाते हैं, यानी छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। तो उस गड्ढे में जो कि कपास के बीज गेरा करते थे, कपास के बीज गेरते तो कपास की खेती हो जाती थी, तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका एक नाम और लिखो, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। अब फिर से देखो कि जो कि एक मृत्तिका टाइप में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसकी जो कि जल धारण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जब बारिश होती है तब ये ज़्यादा टाइम तक जो कि गीली रहती है, यानी शुष्क कृषि की जाती है। इसमें शुष्क कृषि प्रति वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। ये इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। जब एक बार बारिश हो जाती है तब मतलब इसमें बारिश की जो कि आवश्यकता है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें क्ले है, यानी मृत्तिका मिट्टी पाई जाती है।
तो इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें बारिश की इतनी ज़्यादा, वर्षा की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो इसे यानी लंबे टाइम तक ये घास जो कि हरी भरी रहती है, तो इसे घास पात से ढकने वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो एक नाम और लिखो इसे, घास पात से ढकने वाली मिट्टी। ढकने वाली मिट्टी। अब हम देखते हैं कि इसका जो कि विस्तार है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसका विस्तार पाया जाता है, जो पहले हमने जो कि जिले देखे वो एक्चुअली वो है जिसका पहले हमने विस्तार देखा, जैसे कि हमने देखा गुजरात का, महाराष्ट्र और एमपी जैसी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जैसे कि आंध्र प्रदेश और जैसे कि ये आपके इतने हो गए। एक लिख लो कर्नाटक। ये जो जिले का विस्तार है इसमें दक्कन का पठार पाया जाता है। ये 3 जिले हैं, इसे दक्षिणी दक्कन कहते हैं। ये 3 राज्यों में यानी जो कि उत्तरी दक्कन कहते हैं। तो ये इतनी इसके पर्यायवाची हो गए। पूरे जो कि दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार का विस्तार है ये होता है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी स्क्वायर। और दक्कन का पठार का विस्तार है जो कि है 5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, यानी राजस्थान से भी बड़ा क्षेत्र है उसमें दक्कन का पठार विस्तृत है। तो चलो इनको सबको लिखते हैं अब हम। पहली लाइन लिखो आप कि क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावे के द्वारा दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है। पहली लाइन लिखो कि क्रिटेशियस काल में, पहली लाइन लिखो क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावे के द्वारा बेसाल्टिक लावे के द्वारा दक्कन के पठार का विस्तार हुआ। दक्कन के पठार का निर्माण हुआ जो 5 किलोमीटर में विस्तृत है, जो 5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, यानी किलोमीटर स्क्वायर 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जिसका विस्तार यानी कि जिसका विस्तार है कौन कौन से राज्य में हुआ है, जिसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। जो कि बेसाल्टिक लावा यानी दक्कन के पठार, बेसाल्टिक लावे से काली मिट्टी का जो कि निर्माण होता है और काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, आपको वहां तक दिखाई तो दे रहे हैं। अगली लाइन लिखो कि जो कि ये बेसाल्टिक लावे के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्टिक लावे के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो लिखो काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और मैंने अभी बताया कि इसमें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये इसमें जो कि मिट्टी है जो कि चिकनी होती है, निकली होती हैं, जब यह जो कि जल धारण क्षमता अधिक रखता है, ये मान लो गांव में किसी भी क्षेत्र में आपके वर्षा हुई और वो सूखने के पश्चात आपके ऊपर की परत है वो एकदम ऐसे उठी उठी यानी आपके फटी फटी सी हो जाती है। जो दर्रे पड़ते हैं यानी छोटी छोटी दरार पड़ती हैं, उसमें कपास के बीज घेर दिए जाते हैं, तब उसमें जो कि खेती हो जाती है। तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काली मिट्टी है तो इसे ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, यानी ब्लैक अर्थ या काली मिट्टी, जो कि अर्थ का मीनिंग है जो कि मिट्टी से लिया जाता है। और इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता जो कि अधिक होती है, क्योंकि इसकी मिट्टी है जो कि क्ले रूप में पाई जाती है, यानी एकदम चिकनी मिट्टी है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है। और इसे रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, ब्लैक अर्थ कहते हैं, और इसे काली मिट्टी कहते हैं। ये इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है तो इसे स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी भी कहते हैं। या ऐसे लिख लो, लंबे समय तक हरी भरी घास की पात भी कहते हैं। यानी जल धारण क्षमता अधिक होती है तो जो कि स्वतः घास पात जो लंबे समय तक हरी भरी रहेगी, से ढकने वाली मिट्टी भी कहते हैं। पहले इसमें जो कि काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता था, लेकिन कपास की खेती की लागत अधिक आती है, तो इसमें अब काली मिट्टी में गन्ने का उत्पादन है जो कि सर्वाधिक किया जाता है। तो एक लाइन आप ये भी लिख सकते हो कि वर्तमान में जो कि कपास की खेती का उत्पादन कम किया जाता है और गन्ने की खेती का उत्पादन अधिक किया जाता है। जो कि काली मिट्टी है, इसका विस्तार संभवतः यानी अधिकतर गुजरात व महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए कपास से क्या बनते हैं? वस्त्र उद्योग, जो कि सर्वाधिक गुजरात व महाराष्ट्र में, जैसे गुजरात में आपके अहमदाबाद में आपके जो कि वस्त्रों का सर्वाधिक उद्योग किया जाता है, और महाराष्ट्र में भी। तो इस प्रकार काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता था, लेकिन फिलहाल में अब गन्ने का उत्पादन होता है। तो आप लिख सकते हो कि वर्तमान में काली मिट्टी में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। आप लिख लो कि वर्तमान में काली मिट्टी में गन्ने का उत्पादन अधिक किया जाता है। ये हमारा हो गया। आप ये भी लिख सकते हो कि कपास की खेती में वर्तमान में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो एक बात और देखो कि दक्कन का पठार है जो दो भागों में विस्तृत था। पहला कौन सा? उत्तरी भाग, और दूसरा दक्षिणी भाग।
उत्तरी भाग में जैसे कि आपके आ गया गुजरात आ गया, एमपी आंध्र मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये आपके 3 है जो कि उत्तरी दक्कन में आ गए। और दक्षिणी दक्कन में आपके आ गए जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक। अब देखते हैं कि इन क्षेत्रों को किन किन नाम से जाना जाता है। तो पहला है आपका देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसे जैसे कि रायलसीमा का पठार कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे रायलसीमा का पठार कहते हैं। कर्नाटक में इसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। और आपके तमिलनाडु में इसे तेलंगाना में इसे तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना में इसे तेलंगाना का पठार कहते हैं। आपके ये रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार है, ये दोनों को अलग है जो कि कृष्णा नदी करती है। कृष्णा नदी है जो कि रायलसीमा का पठार और तेलंगाना के पठार को अलग अलग करती है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को स्टार्टिंग किया और आज हमने दक्कन के पठार का एकदम विस्तार से वर्णन किया है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। और आपको अगर के कोई भी दक्कन के पठार में आपको कोई भी इश्यू हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका जो ये भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा तब आपके टेलीग्राम में आपको इसकी क्विज भी मिलेगी और आपकी कोई ज़रूरी डेली यानी कोई ज़रूरी अपडेट है वो भी टेलीग्राम पर पोस्ट किया जाएगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।